हेलो एवरीवन, आज के हम लोग इस सेशन में बात करेंगे सीयूटी यूजी के जीटीए से रिलेटेड, जो कि आपका फुल सिलेबस इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपके सामने वीडियो बना के रख दिया हुआ है। उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट को अगर आप देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम हो सकता है आपका, तो बोर्ड एग्जाम के बाद में देखिएगा तो पूरे के पूरे प्ले लिस्ट से जो है आप अपना जीटीए यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि कवर यहाँ से कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये फ्री बैच होगा। सबसे पहले जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को श्योर कर देना चाहूंगा कि जो भी टॉपिक यहाँ पर डिसाइड हुआ उसके पीछे का जो है हमारा जो है आधार रहा है वो पीवाईक्यूज रहा है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन उसी के आधार पे हम लोगों ने जो भी है टॉपिक को कवर किया है। और साथ ही साथ जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि अभी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं, तो उसके जस्ट बाद में जो है अगला सेशन जो कि आपका एमसीक्यू से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार हो सकता है कि हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर ले, उसके बाद जो एमसीक्यू सीरीज को जो है टॉपिक वाइज भी चलाना शुरू कर दे। तो जो भी टॉपिक आप कवर करो उसका जो है एमसीक्यू तो आपको एक जो है जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसके बाद में आपको मिल जाएगा, यानी उसमें जो पीवाईक्यू पूछा गया हुआ है वो कवर हो जाएगा। और लास्ट में जो आपका होगा बेसिकली एमसीक्यू सीरीज, उसमें जो है आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है और साथ ही साथ क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं वीडियो देखने के बाद में पीडीएफ रिवीजन के लिए, ये वाला जो है टेलीग्राम आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने लिंक होगा, उस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक को। और साथ ही साथ जो है सीयूटी यूजी से रिलेटेड जो है मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करवा दिया है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो है टाइम टू टाइम आपको अपडेट लिंक वगैरह सभी चीज मिल जाएगा। सबसे पहला जो कि मैं जनरल नॉलेज नॉलेज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि आपका 20 क्वेश्चन यानी 20 into 5 जब आप करेंगे तो 100 मार्क्स का जो कि आपका ये वेटेज रखता है। तो इसमें जो है आपकी ये मेनली टॉपिक है जिसमें आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। एक एक टॉपिक आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ एमसीक्यूज जो कि आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके इंडियन एग्जाम में जो कि पूछा गया हुआ है, उसके बाद में मैं टॉपिक भी आपका कवर करा दूंगा बहुत इजिली और स्मूथली, जो कि आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा का पूरा होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, यानी कई सारे कमिटीज हमारे बनते हैं। उस कमिटीज के अंदर में अगर देखिएगा तो कई सारा कमिटी ऐसा होता है, यानी जो दोनों हाउस होता है, यानी हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों से जो है उसके मेंबर कमेटी में होते हैं। लेकिन कुछ कमेटी हमारा ऐसा भी है जहां पर राज्यसभा से रिलेटेड मेंबर आपको नहीं देखने को मिलता है, तो ऐसा हमारा एस्टिमेट कमेटी जो कि आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी, यानी जो है एक टर्म जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में जब आप कवर कर सॉरी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आप जब कवर करते हैं, वहां पर एक टॉपिक आपका आता है जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी जो कि आपको चाहिए होता है। ठीक है, ये जो कि आपका दोनों हाउस में होता है, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट का वहां पर साइन होता है, फिर वो जब क्या हो जाता है आपका एक्ट हो जाता है। तो जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो क्या होता है कि आपका किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, उस हाउस में जो है 2/3 मेजोरिटी होता है, फिर अगले हाउस में जाता है। ये हो सकता है कि बिल जो है लोअर हाउस या अपर हाउस कहीं पर भी पास हो सकता है, फिर वहां पर 2/3 मेजोरिटी का जैसे पोलिंग हो जाएगा तो फिर ये जो है अगले हाउस की तरफ जाएगा। फिर उस हाउस में भी अगर 2/3 मेजोरिटी अगर सही से मतलब वहां पर पोलिंग हो गया, फिर उस पर जो है साइन हो जाएगा प्रेसिडेंट का। जैसे प्रेसिडेंट का साइन होगा वो बिल हमारा किस चीज में चेंज हो जाएगा, वो एक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा बिल जो कि आपका मतलब दोनों हाउस में जो कि स्पेशल मेजोरिटी से आपको पास कराना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब है जब आप लेके आते हैं तो दोनों हाउस में जो कि आपको करना पड़ता है। तो डी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, चेयर कमीशन जो कि आपसे पूछ रहा है, तो ये करंट का न्यूज था, करंट से रिलेटेड था। इसका भी जो है करेक्ट आंसर आपका बी एनके सिंह हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन से जो है रेगुलर क्वेश्चन पूछा है आपका। ठीक है, मैच द लिस्ट जो था इस तरीके से था कि आर्टिकल 368 जो कि आपका अमेंडमेंट प्रोविजन से रिलेटेड है, आर्टिकल 40 किस चीज से रिलेटेड है, आर्टिकल 61 जो कि आपका बेसिकली ये जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 352 जो कि आपका इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब से आप जा सकते थे। चेयरमैन पूछ रहा है फिर से आपका फाइनेंस कमीशन का है ना, तो पहले फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कमीशन के चेयरमैन का जो है नाम आपको पता होना चाहिए था। वो हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द सेकंड फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 16वें जो हमारे फाइनेंस कमीशन थे उसके चेयरमैन कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, ये भी करंट का था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट द पावर टू कंडक्ट इलेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन से आर्टिकल के जरिए इलेक्शन कमीशन को बेसिकली ये पावर दिया जाता है कि उनको कंडक्ट करवाना है इलेक्शन। तो आर्टिकल 324 जो कि हो जाएगा। अभी जो है अगला क्वेश्चन आर्टिकल 9 से रिलेटेड पूछा जा रहा था, यानी बेसिकली आपको टॉपिक बताने का मोटिव था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मेन पर्पज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का जो है इसका जो है मेन पर्पज क्या था, वो चीज आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाइएगा तो डी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मैं जो है अब यहाँ से जो है मैं आपका टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक यहाँ पर यानी जो भी पीवाईक्यूज के अंदर बहुत सारे पीवाईक्यूज जो कि यहाँ पर मेंशन मैंने नहीं किया है, एमसीक्यू वाले सीरीज में आपका कवर करा दूंगा।
इतना श्योर कर देता हूँ कि आपका जो है लगभग करंट अफेयर जीके जीएस का जो 20 क्वेश्चन जो कि आपने इंडियन एग्जाम में पूछा जाता है, वहां पर जो है 15 से 18 जो कि आप बहुत इजीली जो कि करके आ जाएंगे, जिस हिसाब से मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में पूरा लेक्चर कंप्लीट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसके बारे में। यानी जब भी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले जो है हमें क्या करना पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कवर करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि भाई साहब ये जो है आइडिया किसने प्रपोज किया कि भाई साहब हमारे पास में जो है संविधान होना चाहिए। तो उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया। तो ये जो है आइडिया दिया गया हुआ था एम एन रॉय द्वारा। और ये क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसका आइडिया पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो है बनाया गया हुआ था। तो याद रखिएगा एम एन रॉय। डिमांड रेज बाई, तो ये याद रखेगा, ये जो है डिमांड रेज किया गया हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आपको पता है कि आईएनसी। जब हिस्ट्री वाला सेक्शन हम लोग कवर करेंगे तो वहां पर आईएनसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये डिमांड किया गया हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कि भाई साहब जो है इस तरीके से हमारे पास में असेंबली होना चाहिए। तो ये जो है आइडिया दिया था एम एन रॉय ने, और डिमांड जो किया था वो कांग्रेस ने किया था, और इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि हमारा 1946 जब आता है उसके जरिए ही। और उसके अलावा इसका पहला मीटिंग जो देखने को मिलता है आपको 9 दिसंबर 1946 के अंदर में पहला मिशन मीटिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा कोई असेंबली बनता है तो वहां पर कई सारे चीजों को जो कि हमें बनाना पड़ता है कि इसके चेयरमैन कौन होंगे और उसके अलावा जो है इसके सेक्रेटरी कौन होंगे। तो वहां पर जो है टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया कि पहला दिन जब मीटिंग अपना हो रहा था, फर्स्ट मीटिंग हो रहा था, तो वहां पर हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, इस वाले मीटिंग के लिए आज के लिए हमारे चेयरमैन जो होंगे वो कौन होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन एब्सेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो याद रखिएगा ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसके अलावा जो हमारा ये असेंबली हो रहा था तो इसके प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में जो है बी एन राव साहब को जो है वहां पर सेलेक्ट किया गया। उसके अलावा जो है हमारे कई सारे कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में बनाया जाता है, जिसमें एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कमेटी जो था आपका वो ड्राफ्टिंग कमेटी था। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को बनाया गया। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनता है तो याद रखिएगा जब हमारा 1934 में बनता है तो उस समय हमारा पार्टीशन नहीं हुआ होता है, यानी पाकिस्तान और इंडिया जो कि अलग नहीं हुआ होता है। तब उस समय में हमारे पास में यानी इनिशियली जब हमारा ये बनता है तब उसमें हमारे कितने जो है मेंबर हुआ करते थे, तो 389 मेंबर हुआ करते थे। लेकिन क्या होता है कि टोटल मेंबर आफ्टर पार्टीशन यानी इंडिया और पाकिस्तान जब डिवाइड हो जाता है तब उसके बाद हमारे पास में हम लोग वाला जो रीजन है वहां पर हम लोगों के पास में 299 मेंबर जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को मिलते हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोविंशियल असेंबली। ये जो है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हुआ था उसमें टोटल कितने सेशन को हेल्ड कराया गया हुआ था। तो 11 बार जो कि सेशन को हेल्ड कराया गया हुआ था। और याद रखिएगा जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था ये रिस्पॉन्सिबल था किस चीज के लिए, हमारे संविधान को बनाने के लिए। तो इसने जो है पूरा का पूरा जो टाइम लिया अपने संविधान को फ्रेम करने के लिए 2 साल 11 महीने 18 डेज है ना। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो है ये पूरा का पूरा टाइम लेता है। और यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फ्रेम हो गया, तब उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब जो है जब हम अडॉप्ट कर लिए तो उसको इन्फोर्स भी करना है, हमें उसको लागू भी करना है। तो वो इन्फोर्स जो कि हमारा 26 जनवरी 1950 को देखने को मिलता है। तो ये 26 जनवरी इसी वजह से हम लोग रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इतनी चीजें जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड जो कि आपको पता होना चाहिए। प्लेस ऑफ मीटिंग जो है अगर सीयूटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का अगर आप देखोगे तो वहां पर बहुत लो लेवल का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सेंट्रल हॉल था जहां पर जो है बेसिकली सबसे ज्यादा मीटिंग जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होता है, लगभग जो है सेशन 11 सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होता है। वहां पर जो है मोस्टली जो कि आपको सेंट्रल हॉल के अंदर में देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा असेंबली बन गया तब उसमें कई सारे कमेटी को हम लोगों ने बनाया, जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये चीज मैंने आपको बता दिया। तो अब इंपोर्टेंट कमेटी जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा उस असेंबली से रिलेटेड, हम लोगों ने कई सारे मेजर कमेटी को बनाया था, जिसमें यूनियन पावर कमेटी भी था जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी हमारा बना हुआ था जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए उसको लेकर एडवाइजरी जारी करने के लिए एक कमेटी प्रॉपर बनाया गया हुआ था। और उसके चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टैटिक का पोर्शन है। ठीक है। तो ये कुछ मेजर कमेटी जो कि आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड सीयूटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से ये मेजर कमेटी के बारे में और उसके चेयरमैन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन में तो बन के आ जाता है, लेकिन ये जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते तो ऐसा तो है नहीं कि सब चीजें जो है हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लिए। हम लोगों ने मेजर कमेटी बनाया था कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या क्या चीजें होना चाहिए, हमारा उसमें क्या एड ऑन हो सकता है, वो सारी चीजें
हुई। लेकिन उसके अलावा जो ऑलरेडी पहले से जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, वो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फीचर्स को ऐड ऑन कर दिया। यानी सपोज कर लो कि बहुत सारे कंट्री में बहुत सारी चीजें था, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड किसी और कंट्री में जो कि देख रहे थे कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीजें हैं, तो हमने क्या किया, वहां से बोरो कर लिया कि भाई साहब ये वाला प्रोविजन जो कि अच्छा है, ये हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, कहीं पर जो है हमें लगा कि भाई साहब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है गवर्नमेंट का जब होगा, तो वहां पर ये चीजें जो कि यूएसए से हो सकता है, यूपी से रिलेटेड, तो हम लोगों ने उसको बोरो कर लिया। तो ओवरऑल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो एक तरीके से बहुत सारी चीजों से हम लोगों ने उधार लिया, यानी बहुत सारे स्टेट, यानी जो हमारा कंट्री है, डिफरेंट वर्ल्ड में जितने भी कंट्री, वहां से हम लोगों ने क्या किया, उधार ले लिया। उधार लेने का मतलब ये नहीं है कि मतलब उनको वापस करना है, मतलब उनके फीचर को हम लोगों ने अच्छा देखा तो इस वजह से एड ऑन कर लिया। इतना सिंपल जो कि आपको पता होना चाहिए। तो बोरो जो है हम लोगों ने बहुत सारे कंट्री से किया है, जहां पर यूके जो कि बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, यूनाइटेड किंगडम जो है वहां से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी जो अभी हमारे पास में पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरीके से वर्क करता है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको हमसे पहले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कि यूके में चल रहा था, तो वो हमें बेस्ट लगा। तो हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड जो है ये फीचर हम लोगों ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से एड ऑन किया, जो कि यूनाइटेड किंगडम से किया। रूल ऑफ लॉ जो है उससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने यूके से लिया। कैबिनेट सिस्टम जो है ये भी जो है प्रोविजन हम लोगों ने कहां से बोरो किया, यूनाइटेड किंगडम से। बाई कैमरा लेजिस्लेचर जो है वो भी जो है हम लोगों ने कहां से लिया, यूके से लिया। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने ये प्रोविजन उठाया था। तो ओवरऑल यूनाइटेड किंगडम यूके से जो है हम लोगों ने कई सारी चीजों को बोरो किया है, वो फीचर आपको पता होना चाहिए। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वहां से हम लोगों ने एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स लिया था। जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने जो है बोरो किया था यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जो हमारा जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया, यूएसए से लिया। इंपीचमेंट का प्रोसीजर, यानी हो सकता है कि इंपीचमेंट प्रोसीजर जो कि हम प्रेसिडेंट पे भी कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उससे रिलेटेड भी कर सकते हैं, तो इंपीचमेंट का प्रोसीजर जो है ये भी हम लोगों ने यूएसए से लिया, कि हो सकता है कि जिनको जो है जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे जो जिनको अपॉइंट किया गया, हो सकता है कि वो काम नहीं कर रहे हो, डेमोक्रेटिक वैल्यू को जो है नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उनके खिलाफ में इंपीचमेंट का प्रोसीजर जो कि हम कर सकते हैं, वो अपनी मनमर्जी नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड जो है प्रोविजन यूएसए में पहले था, तो हम लोगों ने उसको बोरो कर लिया। उसके अलावा आयरलैंड से लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया। उसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये जो है नॉमिनेशन से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हम लोगों ने फेडरल सिस्टम विच स्ट्रॉन्ग सेंटर रेजिडुअरी पावर विद द सेंटर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो कि ये हम लोग देखते हैं, ये प्रोविजन हमारा कहां से आता है, कनाडा से हम लोग ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से, जो कि आपको याद रखना चाहिए, कंकरेंट लिस्ट, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यानी सीयूटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वेश्चन बना हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया से ये प्रोविजन हम लोगों ने कंकरेंट लिस्ट का लिया था। अपने पास में 3 टाइप ऑफ लिस्ट है, जहां पर अपना जो है, अपना तो एक सेंटर का है, दूसरा अपने पास में स्टेट लिस्ट है, उसके अलावा जो है अपना एक जो कि दोनों के बीच का रास्ता, यानी सेंटर और स्टेट दोनों बीच को मिलकर जो है उस पर डिसाइड कर सकते हो, वो अपना कंकरेंट लिस्ट होगा। तो ये जो है मतलब सेंटर का ये है कि उस पर जो है किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस उस मामले पे स्टेट का नहीं होगा। स्टेट लिस्ट में अगर कोई जो कि प्रोविजन है, मान लो स्टेट लिस्ट के अंदर में कोई मैटर आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो इसमें सेंटर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। कंकरेंट के अंदर में आ रहा है, तो कुल मिला के ये है कि दोनों की भागीदारी होगी, उस पर दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके का लिस्ट जो है, कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन हम लोगों ने लिया था, ये बनाया था ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए। उसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जिसके पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कौन बुला सकता है, तो ये भी प्रोविजन हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि ये भी प्रोविजन हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से उठाया था। फ्रांस से हम लोगों ने लिया था आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल, जो कि ये क्वेश्चन भी आपके नेशनल एग्जाम में पूछा गया हुआ है। 4 ऑप्शन दे दिया गया था और पूछा गया हुआ था कौन सा ऐसा हम जो कि हम लोगों ने अपने प्रियम्बल में फ्रांस से नहीं लिया है, ये क्वेश्चन आपके नेशनल एग्जाम में पूछा हुआ था। यूएसएसआर, रशिया से हम लोगों ने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये यूएसएसआर, जो कि प्रेजेंट डे आपका रशिया है। जापान से हम लोगों ने लिया प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसके अलावा जर्मनी यानी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वहां से हम लोगों ने लिया था इमरजेंसी का प्रोविजन। अपने पास में 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है, जो कि आपको पता है, तो वो इमरजेंसी का प्रोविजन हम लोगों ने कहां से लिया था, जर्मनी से। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया था, अमेंडमेंट का प्रोसीजर। अमेंडमेंट यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी चीज को लेकर अगर मान लो कि अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों ने आर्टिकल 368 को पार्ट 20 को एड ऑन किया हुआ है, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट का प्रोविजन जो कि हमसे पहले किंग के पास में था, साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, तो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका में देखा कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो उन्होंने इस तरीके का प्रोविजन डाला हुआ है। तो दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम लोगों ने पढ़ा और उसमें से जो जो चीजें हमें अच्छा लगा जिस सेक्शन का, उसको हम लोगों ने बोरो कर लिया। तो ये जो है बोरो फीचर जो कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग जो है इतना जो कि आपको पता चल गया असेंबली से रिलेटेड, जो कि मेजर कमेटी था। उसके अलावा जो है हम लोगों ने जो भी फीचर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां से डाला है, वो चीजें हमें पता चल गया। प्रियम्बल जो कि आपको
पता होना चाहिए कि प्रियम्बल से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट जो कि प्रियम्बल के हिसाब से बताया गया है कि हमारा स्टेट जो कि सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी अगर देखिएगा तो हमारा क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। डेट ऑफ एडॉप्शन यानी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करेंगे तभी तो प्रियम्बल को एडॉप्ट करेंगे ना। तो हमारा 26 नवंबर 1949 को हम लोग जो एडॉप्ट करते हैं, लेकिन ये हमारा 1950 में जाके इनफोर्स होता है, जो कि मैंने आगे जैसे ही सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहां पर असेंबली से रिलेटेड आप लोगों को बता दिया था। उसके अलावा जो है अमेंडमेंट का स्टेटस, जो कि हमारा यानी प्रियम्बल जो है उसमें अब तक के कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो अब तक के एक बार अमेंडमेंट हुआ है। और वो अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा कब हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब 1976 के अंदर में होता है, तब उस समय हम लोग अपने प्रियम्बल में क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। और वहां पर क्या करते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हम लोग अपने प्रियम्बल के अंदर में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को क्या करते हैं, एड ऑन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है घुमा के कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट जो कि जहां पर जो है प्रियम्बल में अमेंडमेंट देखने को मिलता है। तो ये नंबर जो कि याद रखेगा अमेंडमेंट का, और कौन सा एड वर्ड जो कि ऐड किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रियम्बल का, जो कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी, जो कि हम लोगों ने कहां से लिया है, ये फ्रांस से लिया है। फ्रांस में कहां से, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, तो ये हमारा जो कि एक तरीके से मोटिवेशन था। उसके अलावा जो है टाइप्स ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल देखिएगा तो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये जस्टिस सिस्टम जो कि प्रियम्बल के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। टाइप्स ऑफ लिबर्टी प्रियम्बल के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, जो कि ये हमारा बताया गया। टाइप ऑफ इक्वलिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का जो कि इक्वलिटी देखने को मिलता है। उसके अलावा कैन प्रियम्बल भी अमेंडेड, बिल्कुल कर सकते हैं केशवानंद भारती के 1973 के जरिए, जो कि बताया गया हुआ था, जो कि मेजर केस, जो कि ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्रियम्बल के ओवरऑल जो भी चीजें आपको ध्यान में रखना है मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का जो है, वहां पर मेजर आर्टिकल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेन है वही आपको ध्यान में रखना। पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके एग्जाम यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका जो है इस लेक्चर का आधार क्या है, जो भी पीवाईक्यू यानी जो आपके पहले जितने भी पेपर हुए वहां पर मैंने देखा है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, उसी के बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि आने वाले टाइम में ये पूछा जा सकता है। बस उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है, क्योंकि और भी सेक्शन है जहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा। तो राइट इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के हम लोग देखते हैं, जहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात होता है। साथ ही साथ जो है प्रोहिबिट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी से रिलेटेड, किसी के साथ जो है छुआछूत का जो है इस तरीके की चीजें नहीं हो। ये सब जो है राइट इक्वालिटी के अंदर में आर्टिकल 14 टू 18 हम लोग देखते हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट जो है इन सारी चीजों से रिलेटेड जो कि आपको देखने को मिलता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो कि आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। उसके अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई बी आर अम्बेडकर साहब, इनको जो है कहा गया हुआ था आर्टिकल 32 को, है ना। तो जो हम लोग जो है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि पढ़ते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो कि वहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही आर्टिकल 32 वाला क्वेश्चन बन के आ सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कवर कर लेंगे। देखो फंडामेंटल राइट्स पे जो है एक दिन का पूरा लेक्चर जा सकता है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाना है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो कि आपको ध्यान में रखना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पार्ट 4A जो है वो बात करता है किस चीज के बारे में। अच्छा, जो भी पार्ट बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा जो कि आर्टिकल है और कौन कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल नंबर देखिएगा तो 51A तक के जो कि हमारा बात होता है एडेड बाई, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी 1949 तक जब हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद इन्फोर्स होता है 1950 में, तब भी हमारे पास में क्या नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, जहां पर अपना अमेंडमेंट कहां पर हो रहा है, प्रियम्बल के अंदर में हो रहा है। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता था। ठीक है, बोला जाता था नहीं बल्कि बोला जाता है। ठीक है, सॉरी। टोटल ड्यूटीज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब एड ऑन किया गया तो 11 ड्यूटीज को एड ऑन किया गया। अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस ड्यूटीज तो 42nd अमेंडमेंट के जरिए 1976 में ऐड किया। और उसके बाद में हमारा 11th ड्यूटी, यानी जब हमारा ऐड हुआ था तो उस समय जो है टोटल हमारे पास में 11 यानी 11 के 11 ड्यूटीज नहीं था, वहां पर एक हम लोगों ने एड ऑन किया, वो बाद में था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। यानी हम लोग जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में करते हैं, वहां पर अमेंडमेंट करते हैं और वहां पर क्या करते हैं कि राइट टू एजुकेशन आरटीई को ऐड करते हैं 2002 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 के अंदर में, अपने कहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में। ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी दी जाती है, इंस्पायर्ड फ्रॉम
यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से इंस्पायर है, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप देखिएगा तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास में टाइप अगर देखिएगा तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो कि आपको देखने को मिलता है, दो हाउस है हमारे पास में, प्रेसिडेंट है, वहां पर लोकसभा है, राज्यसभा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, लोअर हाउस हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, अपर हाउस हो जाता है। इसके लिए मिनिमम एज क्या रिक्वायरमेंट होती है, 25 ईयर्स जो कि देखने को मिलता है। राज्यसभा के लिए आपको 35 ईयर्स जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा नेचर देखिएगा हमारे पार्लियामेंट का, तो यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया जो कि आपको देखने को मिलता है। लोकसभा से रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको पूछा जा सकता है कि टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा कितने होंगे, तो 550 जो कि आपको देखने को मिलेगा। करंट इलेक्टेड जो कि अगर आप देखिएगा तो ये जो है 543। टाइप जो है तो ये लोअर हाउस, और इसका टर्म यानी लोकसभा का टेन्योर क्या होता है, तो 5 साल का होता है। इसको डिसोल्व किया जा सकता है, कैन बी डिसोल्व बिफोर टर्म कंप्लीट, बिल्कुल जो है कर सकते हैं, लोकसभा को डिसोल्व कर सकते हैं। बट राज्यसभा को यानी अपर हाउस को, बुजुर्गों के हाउस को अपन नहीं कर सकते हैं डिसोल्व, तो ये चीज याद रखिएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे। तो रिप्रेजेंट किनको करते हैं, ये पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो है लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए। बिल्स रिलेटेड टू लोकसभा जो कि क्वेश्चन आपके इंडेक्स एग्जाम में मतलब आपके टेस्ट में बना हुआ है, तो मनी बिल, उसके अलावा फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल और बजट, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि आपको देखने को मिलता है, कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, यानी मनी बिल सिर्फ और सिर्फ आप लोकसभा में पेश कर सकते हैं। फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, ठीक है। तो ये जो है किसी भी हाउस में ऑर्डिनरी बिल को पास कर सकते हैं। बजट जो कि प्रेजेंट फर्स्ट इन लोकसभा, तो सबसे पहले जो कि आपका लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि ओनली इन लोकसभा, ठीक है। तो ये चीजें कुछ बिल्स जो कि लोकसभा से रिलेटेड आपको याद रखना था। कमिटीज ऑफ लोकसभा, कई सारे कमिटी लोकसभा को लेकर बनाया जाता है। पैक हो गया आपका यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो याद रखिएगा पैक जो कि इसके लिए इसमें जो मेंबर होंगे वो किसके मेंबर होंगे, लोकसभा के मेंबर होंगे, लोकसभा यानी जो एमपीज होंगे वो होंगे। उसके अलावा एस्टिमेट कमेटी जो कि हमारा बनाया जाएगा, इसमें भी मेंबर कहां से होंगे, लोकसभा से होंगे। उसके अलावा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी जो मेंबर होंगे वो लोकसभा के मेंबर होंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है इसके मेंबर जो होंगे एमपीज ऑफ लोकसभा होंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना है। रूल्स कमेटी बनेगा, वहां पर भी एमपीज ऑफ लोकसभा होंगे। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस जो भी बनेगा वहां पर भी एमपीज ऑफ लोकसभा जो कि इसके मेंबर होंगे, ठीक है। क्या क्या फंक्शन है इसको जो है थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में अगर बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 324 के जरिए बात करता है। यूपीएससी जो कि आर्टिकल 315 से लेके 323 तक हमारा बात होता है। उसके अलावा कैग जो है आर्टिकल 148 जो कि बात करता है हमारा फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, आर्टिकल 280 है। जितने भी आर्टिकल यहाँ पर आया है ना वो सब आर्टिकल आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बात किया गया। उसके अलावा जो है सिविल सर्विसेज जो है उसका किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इन सारी चीजों पे जो बात होगा यूपीएससी। और उसके अलावा ऑडिट करना गवर्नमेंट के अकाउंट को, ये जो है कैग का काम होता है। रिकमेंड करना, रेवेन्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ये कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल के अंदर में आर्टिकल 1 जो कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड बात करता है। आर्टिकल 2 जो कि एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट। उसके अलावा आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप से रिलेटेड बात होता है। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके अलावा आर्टिकल 61 इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। उसके अलावा आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड बात होता है। मनी बिल जो है हमारा आर्टिकल 1110 जो है वहां पर बात होता है। आर्टिकल 124 जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बात करता है। नेशनल इमरजेंसी जो कि आपका 352 के जरिए, 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी। उसके अलावा आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, 243 हमारा पंचायती राज सिस्टम जो है उससे रिलेटेड बात करता है। पंचायती राज सिस्टम जो है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसमें थोड़ा सा एक एमसीक्यू के जरिए हम लोग चीजों को कवर करेंगे, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। इंपॉर्टेंट जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल देखिएगा तो आर्टिकल 246 ए जो है ये स्पेशल पावर लेवाई करता है जीएसटी को। और आर्टिकल 269 ए जो है जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड। उसके अलावा 270 जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी किस तरीके से होना चाहिए। 279 ए जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है। 366 का 12 ए जो कि डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। ये क्वेश्चन आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। इंपोर्टेंट एक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, तो जीएसटी एक्ट हमारा 2016 में आता है। जीएसटी काउंसिल को कब हम लोग बनाते हैं, 2016 में। आरटीआई एक्ट हमारा कब आता है, 2005 के अंदर में। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा 2009 के अंदर में आता है। उसके अलावा जो है पॉक्सो एक्ट जो कि 2012 के अंदर में आता है। ये याद रखिएगा, उससे रिलेटेड मैंने आर्टिकल को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम लोगों ने बात किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है आपका एनएफएसए एक्ट, सॉरी पॉस एक्ट जो कि 2013 में आता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि आपका कब आता है, 2013 के अंदर में आता है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आपका 1972 के अंदर में आता है। उसके अलावा जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 के अंदर में आता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर में आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन
2019 के अंदर में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है आपसे, ये जो है पूछेगा एनएफएसए एक्ट कौन से आर्टिकल के जरिए हम लोगों ने बनाया था, तो आर्टिकल 47 के जरिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो बनाया गया था उसके पीछे कौन सा आर्टिकल था हमारा, तो आर्टिकल 48 का है। तो यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिया जो मेजर आर्टिकल जो कि आपको ध्यान में रखना है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पीडीएफ से आपको रिवाइज करना है, लेक्चर से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें किस तरीके से आपको कवर करना है, और करंट अफेयर में इसके आसपास में कुछ भी अगर आएगा तो उसको अपन कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो भी लेक्चर था वो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे जो है आधारित था। जो भी टॉपिक आपका कवर हुआ उसका आधार हमारा पीवाईक्यूज था, और जो भी यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस देखने को मिलेगा वो आपका पीवाईक्यूज होगा, और जो टॉपिक कवर किए उसके हिसाब से आपको होगा। कुछ टॉपिक जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है उसको थ्रू एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो याद रखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपका टॉपिक जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर में सीयूटी यूजी के अंदर में अच्छा खासा वेटेज रखता है, और इसके बेसिस पे आपका कई सारे यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स में आपका एडमिशन होता है। तो आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है जो आपका व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।